नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आज सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ परियोजनाओं का तोहफा दिया, जिसमें सोमनाथ परिसर का समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी कक्ष, अहिल्याबाई मंदिर और पार्वती मंदिर, ये सब शामिल है। नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर से बहुत पुराना रिश्ता है। जिन लोगों को याद नहीं, उन्हें याद दिला दें कि 25 सितंबर 1990 को जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की थी, तब उनके साथ उनके सारथी नरेंद्र मोदी खुद थे। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत के लिए नरेंद्र मोदी को चुना था। आज भी प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसका यह मतलब है कि सोमनाथ तीर्थ के विकास के पीछे पीएम मोदी का अहम योगदान रहा है। पर सबसे पहले शुरुआत में आपको बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने देश की जनता को क्या क्या दिया है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। एक एक करके आपको बताते हैं कि जो 4 अलग अलग परियोजनाएं आज देश को समर्पित की गई परिसर में, सोमनाथ परिसर में, उनके बारे में क्या जानकारी है। आप सोमनाथ परिसर में बने समुद्र दर्शन पथ की तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, ये समुद्र दर्शन पथ बनाया गया है। पीएम मोदी ने लोकार्पण आज इसका किया है। करीब 1.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। समुद्र के साथ साथ ये समुद्र दर्शन पथ चलेगा। इस पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, सारी सुविधाएं दी गई हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस समुद्र दर्शन पथ पर कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहां पर कई पर्यटक आएंगे। यहां पर जो समुद्र की सुंदरता है मंदिर के ठीक बगल में, उसका आनंद लोग ले सकते हैं। 27 फीट चौड़ा है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। समुद्र दर्शन पथ की दीवार पर सुंदर चित्रकारी भी की गई है। चित्र शिव पुराण पर सारे आधारित हैं। इसके अलावा पथ से मिलेगा सागर की लहरों का आनंद। पर्यटक यहां पर घूम सकते हैं। इसका एक दर्शन अभी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा ये समुद्र दर्शन पथ। और सोमनाथ मंदिर की भव्यता भी आप समुद्र के किनारे से देख सकते हैं। पथ पर बच्चे साइकिल भी चला सकते हैं, यानी कि पूरा जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, ये एक चीज सोमनाथ मंदिर के आसपास बनाई गई है। दूसरा है सोमनाथ प्रदर्शनी कक्ष। प्रधानमंत्री ने आज इसका भी लोकार्पण किया है। खास बात इस प्रदर्शनी कक्ष के बारे में यह है कि कई मूर्तियां जिनको खंडित किया गया था, मंदिर का कई हिस्सा जिसको बार बार, आज प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि यह प्रतीक है भारत में जो भक्ति भावना है, उसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर रहा है। कई जो आतताई थे, उन्होंने कोशिश की सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की, बार बार मूर्तियों पर हमला किया गया, उनको खंडित किया गया। उसके बावजूद ये मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ है और उसी तरीके की जो खंडित मूर्तियां हैं, जो पुराने मंदिर के अंश हैं, उन सबको इस प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाएगा। खुदाई में जो मूर्तियां निकली थी, जब एक बार फिर से सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, उस वक्त जब खुदाई की गई थी, वहां से जो मंदिर के अंश निकले थे, उन सबको इस प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाएगा। 3 पुराने मंदिरों के अवशेष इस प्रदर्शनी कक्ष में रखे जाएंगे। मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में, जैसे हमने बताया, यह सब कुछ निकला था। अब आपको तीसरा बताते हैं, जो अहिल्याबाई का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की जानकारी भी होगी, वास्तुशिल्प और धार्मिक महत्व की सारी जानकारी दी जाएगी। तीसरा जो प्रोजेक्ट है जिसका आज अनावरण किया गया है, वो है अहिल्याबाई मंदिर परिसर। मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार आज किया गया। थोड़ा जल्दी चलते हैं। जूना सोमनाथ मंदिर भी इसे कहा जाता है। जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था, तो जो ज्योतिर्लिंग है उसको अहिल्याबाई मंदिर परिसर में रखा गया था। अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण कराया था। मौजूदा मंदिर सरदार पटेल ने बनवाया था। तो यह बात हो गई उन सारे प्रोजेक्ट्स की जिनका आज लोकार्पण किया गया है। पर जब इतना बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे जुड़ी हुई राजनीति भी उतनी ही तेज हो गई। आज मंदिर के परिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब सोमनाथ मंदिर के लिए कुछ योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, कुछ की आधारशिला रखी, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया, तोड़ने की कोशिश की गई और हर बार वो उठ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो विनाशक शक्तियां हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेकर साम्राज्य खड़ा करती हैं, ये सोच सिर्फ कुछ ही समय तक चलती है। वो भले ही शक्तिशाली बन जाए, लेकिन उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। संभव है कि प्रधानमंत्री का इशारा तालिबान के आतंक की तरफ हो या फिर पाकिस्तान में पल रहे आतंक की तरफ हो। विपक्ष ने इसी बात पर चुटकी ली, कहा आपको अफगानिस्तान की तो चिंता है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर के लिए कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि सोमनाथ मंदिर पर सैकड़ों सालों में कई बार ज्यादती की गई, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सोमनाथ मंदिर हर बार उठ खड़ा हुआ। यानी विनाश की उम्र छोटी होती है, विनाश स्थायी नहीं हो सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। न जाने क्यों, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी की ये बात पसंद नहीं आई। विपक्ष को न जाने क्यों आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच का अस्थायी होना पसंद नहीं आया। इसी बात पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया। कुछ विचारधारा हमारे देश में भी ऐसी है जो मानवता पे नहीं, जो एक किस्म का आतंक फैला के चलते हैं। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो बात की है वो सब पे लागू होनी चाहिए, खुद से लेके हर देशवासी पे। मुझे लगता है कि यही लोग अपनी जो विचारधारा है, जो विभाजन करने की विचारधारा वाले लोग कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ आज ऐसे लोग बोल रहे हैं जिसने इस देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। पर भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री बात बहुत अच्छी करते हैं। काश प्रधानमंत्री इसमें से 10% भी काम कर लेते तो इस भारत का भी भला होगा और सबका भला होगा। Here you are allowing all kinds of people who incite violence and produce and create atmosphere of hate. That is being done by BJP party workers. There you don't control them. So all these homilies about other countries, and I've heard Mr. Narendra Modi's speeches even in the UN Security Council, all that it reflects so poorly on us, because what is it doing in our own country? प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ विचार से कांग्रेस को राजनीति का मौका मिला। सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जोड़ने की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात की। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी पर ही नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। It is unfortunate that there are a set of motivated political leaders, some even from the minority community who like to play minority politics, that are finding fault with such a positive statement by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which is in terms of what is the situation globally and in Afghanistan. And those who try to, in an incorrect way, equate India with Afghanistan are doing great disservice to humanity, great disservice to the idea of India, to the rule of law in India, and in a way
are trying to create a false narrative, as we had seen under the Congress party, of saffron terror, which doesn't exist. So this is unfortunate, condemnable, and should be, and such leaders will be taught a lesson by the people of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता को सोमनाथ मंदिर परिसर का एक बदला हुआ स्वरूप भेंट किया, जिसमें सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, पार्वती मंदिर, रानी अहिल्याबाई मंदिर और समुद्र दर्शन पथ देश की जनता को समर्पित किया। हमारे साथ जुड़ गए हैं दानिश कुरैशी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पहला सवाल आपसे, प्रेम शुक्ला जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप पर आरोप है कि नफरत फैलाते हैं और सोमनाथ से शांति का पाठ पढ़ाते हैं। जी पद्मजा जी, प्रश्न मुझसे है जी, आरोप आप पर यही लग रहा है। देखिए, हम शांति का पाठ मुंह में राम बगल में छुरी। शांति में पूर्ण विश्वास, देखिए शांति में पूरा विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जिसके नाम में जो है मुंह में राम होगा, उसके पास कोदंड हो सकता है, छुरी रखने की उसको आवश्यकता नहीं है। कोदंड राम का आभूषण है, और कोदंड से वह असुरों का वध करते हैं। कोदंड से उन्होंने रावण का वध किया, कोदंड से उन्होंने खरदूषण का वध किया, कोदंड से उन्होंने मामा मारीच को मारा। इसलिए जो है राम न्याय के लिए लड़ने वाले, शांति के लिए लड़ने वाले, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने वाले, लेकिन हिंसक श्रृगालों को उनकी गति तक पहुंचाने का सत्कार करने वाले हैं। इसी तरह से आदरणीय मोदी जी ने जो आज सोमनाथ जी के मंदिर के उद्घाटन के उसके परिसर में नए कार्यों के उद्घाटन के प्रसंग में जो बात रखी, वो बात बहुत साफ है कि संहार में भी सृजन की शक्ति, जिस सांस्कृतिक सभ्यता का चिंतन रहा है, उसी चिंतन का परिणाम है कि बारंबार आतंकी हमले होने के बाद, बारंबार विध्वंस का शिकार होने के बाद, प्रभु सोमनाथ का मंदिर फिर दिव्य भव्य स्वरूप में बारंबार खड़ा हो जाता है। तो किस मारीच के लिए था यह आज का संदेश? कौन है इस काल का खरदूषण? सारे मारीचों खरदूषणों के लिए जो आतंकवाद में विश्वास रखते हैं, जो अलोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो अमानवीयता में विश्वास रखते हैं, जो शांति के विरुद्ध कार्य करते हैं, अशांति अराजकता का जो कार्य करते हैं, जो मानवता का हित करने की बजाय दानवता के पक्ष में ताल ठोककर खड़े हो जाते हैं। तो हर तरीके की नफरत, घनश्याम तिवारी, हर तरीके की नफरत इस काल के खरदूषण, विभीषण सबको आज का संदेश था, तो उससे नाराज क्यों है? आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री संन्यास लेना चाहते हैं, तो प्रवचन दे रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो करोड़ों युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक पीटा जा रहा है, वो प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहे। न उन्हें किसान दिखाई दे रहे हैं, न उन्हें जो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है, क्या सरकार ने जासूसी की कि नहीं की, उसमें प्रधानमंत्री छुपाते दिखाई दिए। संसद में प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिए। तो देश के प्रधानमंत्री अब राजनीतिक बातों में नहीं, वो संन्यास, अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रहे, लेकिन देश को किसी को तो चलाना पड़ेगा। किसी को रोजगार की बात करनी पड़ेगी, किसी को तो इकोनॉमी की बात करनी पड़ेगी, किसी को किसानों की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रेम शुक्ला जी भी बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे। मुझे लगता है कि इन दोनों को भारत भ्रमण से निकलना चाहिए और संन्यास के बारे में और आगे बात बढ़ानी चाहिए, लेकिन देश को कुछ ऐसे हाथों में दीजिए जो देश में रोजगार की बात कर सकें, अर्थव्यवस्था की बात कर सकें। और जो पेगासस में जिस तरह की जासूसी, एक माली से लेकर के जज तक जासूसी का मामला सरकार के ऊपर है, उसका जवाब प्रधानमंत्री को किसी मंच से देना चाहिए। अच्छा, तो आपको संदेश से नाराजगी नहीं है, आपको नाराजगी ये है कि अध्यात्म क्यों लीन हो रहे हैं? राजनीति कौन करेगा? देश कौन चलाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि संन्यास लेना चाहते हैं, संन्यास ले लें। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, संन्यास ले लीजिए। देखिए, दरअसल जो है, जिनको भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, जिनको भारतीय संस्कृति का अज्ञान है, वो इसी तरह की बातें करें। प्रभु रामचंद्र जी जो है, राम राज चलाते हुए भी संन्यस्त भाव में ही थे, वो भोगवादी नहीं थे। ये जो त्यागवाद का, जो हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो आपकी जो आत्मा है, वो आत्मा यही है कि जानता राजा वह है, सबसे सुंदर शासक वह है, सबसे सफल शासक वह है जो निष्पक्ष निरपेक्ष भाव से, पालक भाव से, सेवक भाव से, संन्यस्त भाव से जनता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे। तो अगर संन्यस्त भाव से जनता की सेवा के लिए प्रधान सेवक बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों की,
इस देश के गरीबों वंचितों की पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की अंत्योदय करने का अगर सत्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है तो अराजकतावादियों को तो इसमें बहुत दोष दिखाई देगा। अच्छा, आपने उनको अराजक तत्व बता दिया। चलिए घनश्याम तिवारी आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं दानिश कुरैशी को। अच्छा प्रवचन दे रहे थे प्रेम शुक्ला जी, पता ही नहीं चला था कि संस्कार चैनल पे बैठे हैं कि टाइम्स नाउ में बैठे हैं। मौजूदा हालात, देश के मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं कि ये अगली सदी की बात नहीं, टाइम्स नाउ में भी संस्कार की बात हो सकती है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है संस्कारों की बात करना। जनता पार्टी के लोग संस्कार की बात करें, हमने आदित्यनाथ जिनको संत कहते हैं, मीडिया को किस भद्दी भाषा में, वल्गर भाषा में उन्होंने बात की थी, तो सबने देखा है। तो आदित्यनाथ की ANI की बात सबने देखी है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां संत परंपरा की बात करता है, राम रहीम और आशा राम के चरणों में लौटने वाले लोग संत परंपरा का अपमान कर सकते हैं, उसकी बात नहीं कर सकते। बहरहाल अगर प्रेम शुक्ला जी को प्रधानमंत्री के साथ संन्यास भ्रमण में निकलना है, उनको लगता है कि देश की सेवा होगी, निकलें। लेकिन इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, पेगासस का मुद्दा अहम है, किसानों का मुद्दा अहम है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बदहाली है वो मुद्दा अहम है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। चलिए अब सीरियसली बात करते हैं घनश्याम तिवारी जी, क्योंकि ये वक्तव्य उस वक्त पर दिया गया है जहां पर जिस वक्त पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, वहां पर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे मौके पर अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अत्याचार करती हैं, वो ज्यादा दिन चलेंगी नहीं, दानिश कुरैशी, तो इसमें गलत क्या है? ये तो पूरी दुनिया के लिए संदेश है ना कि कोई भी आतताई आएगा, भले से ही कब्जा कर ले सत्ता पे, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, अंत में धर्म ही जीतेगा, धर्म की ही जीत होगी। सोमनाथ मंदिर के विषय पर मैं 3 बातें करूंगा। सबसे पहली बात तो सोमनाथ मंदिर जो था आजादी के कुछ वक्त तक, 1-2 साल के बाद तक भी वो ईदगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और सरदार पटेल साहब और सरकार के अधिकारियों के इंटरवेंशन से लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज को कन्विंस करने के बाद वहां जीर्णोद्धार का काम हुआ, ये सारी दुनिया जानती। नंबर 2, आज जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं ये, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उस वक्त वो ये दिखा रहे थे कि हम सांप्रदायिक किसी चीज से भी दूरी बना के, जो जवाहरलाल नेहरू जी के अपने उसमें आप बॉडी लैंग्वेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप पास में जाएंगे तो। वर्तमान प्रधानमंत्री ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत नजदीक है या बहुत आध्यात्मिक है या हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सत्य से परे हैं। ना जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त की सांप्रदायिक तो उससे अलग थे क्योंकि सरकार का हिस्सा थे, सरदार साहब खुद मौजूद थे, ना ही वर्तमान प्रधानमंत्री इसमें जुड़े हुए। वो सिर्फ सियासत इसलिए कर रहे हैं ताकि अपीजमेंट का पॉलिटिक्स किया जा सके। क्यों? नंबर 1, भारत देश किसी एक मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए नरेंद्र मोदी जी खुद को नरेंद्र मोदी जी कहकर बात करें अगर सोमनाथ के संदर्भ में कोई बात करें तो, क्योंकि प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री का कोई मजहब नहीं है, तो बराए मेहरबानी वो इस तरीके का सांप्रदायिक चोला ओढ़ के देश का नाम बदनाम न करे। दूसरी बात, पर सोमनाथ मंदिर जाने में सांप्रदायिक क्या है? मोदी जी को एक जरूरत पड़ गई, मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूं। लॉन्च करने, सोमनाथ मंदिर जाने में सांप्रदायिक क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इंडिया रिप्रेजेंट सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ गॉड सोमनाथ, क्या इंडिया सोमनाथ भगवान सोमनाथ को रिप्रेजेंट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप समझिए सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, धर्मनिरपेक्षता में मानता है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, ये सिंगल लाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर क्यों सरकार में बैठे टॉप पोस्ट कोर्ट के लोग इस तरीके के सांप्रदायिक वातावरण बना रहे हैं? और हम तो प्रधानमंत्री सांप्रदायिक है क्योंकि वो मंदिर गए या उन्होंने मंदिर में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? उनको वो व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी जी के तौर पे जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रधानमंत्री को किसी मंदिर मस्जिद जाने की क्या आवश्यकता है भाई? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं मंदिर भी जा सकते हैं, किसी मस्जिद के भी दौरे पर जाने की उनकी अपनी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, गिरजाघर भी जाते हैं और इस संविधान की इजाजत नहीं जाते हैं। ये संविधान, भारत का जो संविधान है वह अनिश्वरवादी संविधान नहीं है, वह सर्वधर्म समभाव वाला संविधान है। अनिश्वरवाद जो है उस संविधान की मूल आत्मा नहीं है। अगर अनिश्वरवाद उस संविधान की मूल आत्मा होती तो प्रभु रामचंद्र जी की भव्य दिव्य तस्वीर जो है उस संविधान की मूल पुस्तक में जो है नहीं बनाकर प्रकाशित, राम के राज्याभिषेक की तस्वीर उसमें नहीं डाली जाती। इसलिए कृपा करके धर्म को मानने वाला संविधान है लेकिन पंथ निरपेक्षता का पालन करता है, ऐसा संविधान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी न केवल श्री सोमनाथ मंदिर जा सकते हैं बल्कि श्री सोमनाथ, और आप तो पूरी चर्चा को किसी अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाना आपको सांप्रदायिक बना देता है, तो दानिश कुरैशी जी
कोई भी नेता इस देश के अंदर सेक्युलर नहीं है आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा नेता याद नहीं है जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले, जो अपना पर्चा फाइल करने से पहले या तो प्रार्थना नहीं करता या फिर मस्जिद नहीं जाता या दरगाह नहीं जाता। तो उस बात को आप छोड़िए, आप ये बताइए कि अगर आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रही तो हम छोड़ देते हैं, आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा। बिल्कुल मत छोड़िए, वो आपकी व्यक्तिगत बिलीफ है, आपको जो मन में आया आप वो कीजिए, बट आप भटकाइए मत, आप ये बताइए कि अगर आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें जो सोमनाथ का संदेश है उसको अपनाना चाहिए, उसमें गलत क्या है? उसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान का हश्र हुआ है वो भारत का ना हो। देखिए, मैं तो समझता हूं कि सबसे बेहतर संदेश महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का संदेश तो उन्हें याद नहीं आता, वो भी तो शांति का संदेश देता है। तो उनके उससे विपरीत तो वो गोडसे जी की पूजा करते हैं, तो वहां वो अलग हो जाते हैं। एक दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि आतंकवादी इस तरह के मानसिकता के लोग अगर कुछ वक्त के लिए काबिज भी हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवादी के आरोप में गिरी क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड है, जो उसके मैंडेट पे जीत के पहुंची है, डिफेंस कमेटी के मेंबर है। तो ऐसे लोगों से परहेज और उन्हें गुरेज नहीं है। तो आप जब दोहरी बात करते हैं ना, हम जैसे लोग सवाल करेंगे, और हम सवाल करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हम जब सवाल उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में पूछते हैं तो वो हमें आपको लगता है कि ये कहना सही है कि आपको अफगानिस्तान में तालिबान नजर आता है पर भारत का तालिबान आपके लिए अदृश्य हो जाता है? बिल्कुल, सुनील सिंह जैसे लोग अगर ये कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल के हम उनके ऊपर बलात्कार करेंगे, उसके बावजूद कौन कहता है? सुरक्षित रहते हैं, कौन कहता है? और किसी पार्टी में चले कौन है भारत का तालिबान? भारतीय जनता पार्टी का नेता सुनील सिंह, और उसका दूसरा भी युवा नेता जो है। आपको पता है ना सुनील सिंह अभी किसकी पार्टी में है? उसको भारतीय जनता पार्टी में उसका वो पहला गया। आपको पता है ना सुनील सिंह अब किस पार्टी में है? घनश्याम जी बताएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, घनश्याम जी, सुनील सिंह किस पार्टी में है? पद्मजा जी, मैं यही कह रहा हूँ, वो भाजपा से सस्पेंड होकर नहीं गए। दरअसल भाजपा को सस्पेंड करना चाहिए था, तब तो हम उनकी मानते कि भाई चलिए ये बिन सांप्रदायिकता में मानने वाली ताकत है। तो भारत का तालिबान सुनील सिंह है। घनश्याम तिवारी, आप कुछ बताना चाहेंगे सुनील सिंह के बारे में? देखिए, मुझे लगता है नेताओं में बड़ी प्रेरणा होती है। जिस मंच पे आदित्यनाथ बैठे हैं, आप उस मंच पर किस तरह के बयानों की उम्मीद करते हैं? नहीं, आप सुनील सिंह की बात कीजिए ना। सुनील सिंह आप किस पार्टी का हिस्सा है? किस मंच पर कहा गया? आप देखिए ना, जिन मंचों पर कहा गया उन मंचों पर आज भी ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। तो अगर आप ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे घनश्याम जी। जिस सुनील सिंह को भारतीय तालिबान बता रहे हैं दानिश कुरैशी, उसको किस पार्टी ने एक्सेप्ट किया? मैं आपकी बात कर रहा हूं, दानिश कुरैशी अपने आरोप को सिद्ध करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसी से बात कर रहा हूँ। जिस मंच पर कोई भी नेता इस तरह के बयान देता है, उस मंच में प्रेरणा का स्रोत कौन है? वो तो आदित्यनाथ बैठे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बैठे हैं। तो योगी आदित्यनाथ तालिबान है? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप ऐसा कहलाना चाहते हैं। आपको लगता है पद्मजा जी कि तालिबान इस देश का मुद्दा है, लेकिन इस देश का मुद्दा तो बेरोजगारी है। आपके पास नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भी भारत की तुलना तालिबान या अफगानिस्तान से करते हैं वो किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। पर यहाँ पे अभी भी कई लोग हैं जो आज पूरे दिन ये कह रहे हैं कि भाई भारत में जो तालिबान है उससे आप आंखें नहीं मूंद सकते। इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। पूरी बहस में न प्रधान पीटा गया, उत्तर प्रदेश में रोज पीटा जा रहा है। जो नहीं चाहते कि जिस देश में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी है, शिक्षित युवा की बेरोजगारी लगभग 50% की है, क्यों ये लोग नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो? तो किसी भी उलझन हुई बातों पर चर्चा करेंगे, कभी उत्तर कोरिया पे चर्चा करेंगे, कभी पाकिस्तान पे चर्चा करेंगे, कभी अफगानिस्तान पे चर्चा करेंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने ही तो 2 करोड़ रोजगार का नारा दिया था। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री ने तो नारा दिया था कि हमने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास कहते हुए शमशान कब्रिस्तान तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री तो थे जो आदित्यनाथ जी को बिठाया, जिनको ऑक्सीजन से दर्दनाक मृत्यु हुई, नहीं दिखाई दिया। तो इस देश में राजनीति के माध्यम से धोखा देने की परंपरा प्रधानमंत्री ने बड़े स्तर पर चालू कर रखी है। अब वो संन्यास लेना चाहते हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तालिबानी सोच वो है जिससे युवक बेरोजगार रह जाए, जहां पर लोग सरेआम किसी मुसलमान को पीटे सड़क पर, वो भी एक तरीके का तालिबान है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, तालिबान के प्रति प्रेम किसका प्रकट है सब जानते हैं। शफीकुर रहमान बर्क जो है वो तालिबान के प्रेम में इतने प्यासे हो गए हैं कि वो हमारे महापुरुषों के साथ तालिबान की तुलना कर दे रहे हैं। और ये अखिलेश सिंह की संगत का ही असर हुआ होगा, क्योंकि जो मानदंड श्रीमान घनश्याम तिवारी ने लागू करने का प्रयास किया, उस मानदंड से यह तय होता है कि श्रीमान शफीकुर रहमान बर्क
जो तालिबान समर्थक भाषा का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के लिए जिस तरह की अभद्रता की अपेक्षा करते हैं, जिस तरह का जो है तालिबान का शासन भारत में भी चलाए जाने की प्रच्छन्न इच्छाओं को बारंबार प्रकट करते हैं जी, वो सब तो अखिलेश सिंह यादव के बिना सहमति के हुआ नहीं होगा। और आज तक समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क को कभी भी कारण बताओ नोटिस जारी की हो तो कृपया यहाँ पर संदर्भित कर दें। ओके। और यहां तक उनके बेटे ने भी आज तालिबान का समर्थन किया है। जाते जाते आपको ये बता दूं दानिश कुरैशी कि जिस सुनील सिंह को आप कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के तालिबान हैं, वो कब के हिंदू युवा वाहिनी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। आज के लिए चर्चा में इतना ही। घनश्याम तिवारी, दानिश कुरैशी और प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। अफगानिस्तान पर तालिबान अपना कब्जा जमा चुका है, लेकिन कई बार सोचने में यह अजीब सा लगता है कि कैसे एकदम से तालिबान इतना बड़ा हो गया, कैसे 11 दिन के अंदर ही उसके आगे अफगानिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने ही आतंकवादी संगठनों को फिर से इकट्ठा किया। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजा और अब कश्मीर पर हमले के लिए अफगानिस्तान ही पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा है। पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा बनेगा अफगानिस्तान। एक्सपोज हुआ पाकिस्तान की आईएसआई का तालिबानी प्लान। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन मिलकर तालिबानी आतंकियों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। तालिबान के कंधे से पाकिस्तान क्या कश्मीर में चलाएगा आतंकवाद का गंदा खेल। पाकिस्तान के मेजर जनरल बाबर ने तालिबान को जन्म दिया और वर्तमान में जो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, उस लड़ाई में पाकिस्तान टूथ एंड नेल तालिबान के साथ लड़ा। तालिबान को साथ उसने अपने ट्रूप्स भेजे, तालिबान के लिए उसने अपने हथियार भेजे और इस मुहिम में उनके साथ टर्की और चाइना भी रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट से निकलने की दुहाई भी दे सके और साथ साथ अफगानिस्तान में जब ये टेररिस्ट सेंटर बन जाता है जिसमें अलकायदा और आईएसआई भी शामिल हो जाएंगे, तब इनको इस्तेमाल करे हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर की लिबरेशन के लिए। ये केवल और केवल पाकिस्तान का षड्यंत्र है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। देश की सरकार सरेंडर कर चुकी है और अब अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के ये आतंकी हर तरफ बंदूक उठाए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के इन हालात का पाकिस्तान नापाक फायदा उठाने की फिराक में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना आतंक का अड्डा बना रहा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों को एक नया ठिकाना मिल रहा है, जहां से पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक फैलाने की तैयारी में है, जिसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने अलकायदा, जैश, आईएसकेपी, तालिबान और जमात जैसे संगठनों को एकजुट किया है। लश्कर और जैश ने मिलकर तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस ट्रेनिंग में ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल स्कोप, कंप्यूटर और रेडियो चलाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। आईएसआई के लश्कर और जैश को चलाने में अहम भूमिका है। आईएसकेपी के साथ आईएसआई अपनी तैयारी कर रहा है। आईएसकेपी अफगानिस्तान में कई आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में ज्वाइंट प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैश आतंकी मोहम्मद इब्राहिम अजहर अफगान ऑपरेशन का सरगना है। साथ ही जैश पाकिस्तान से अफगानिस्तान में सीनियर लड़ाके भेजने की तैयारी में है। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर ईस्ट और साउथ अफगानिस्तान को अपना आतंक का नया अड्डा बना रहा है। जहां पाकिस्तान का सवाल है, ये सब खेल पाकिस्तान का रचा हुआ है। इन सब तंजीमों को उसी ने वहां पे शिफ्ट किया है और उसके पीछे मकसद है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि उसके देश में कोई भी आतंकवादी कैंप नहीं चल रहा। लिहाजा जो आज दुनिया ने उसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, उससे उसको बाहर कर दिया जाए। चीन पहले ही तालिबान का समर्थन कर चुका है। पाकिस्तान ने भी तालिबान की वकालत कर अपनी मंशा साफ कर दी है, यानी ये दोनों मुल्क तालिबान के आतंकियों के साथ हैं। इन दोनों ही देशों के नापाक इरादों की पोल संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दुनिया के सामने खोल दी है।
सुरक्षा परिषद में भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन पर आतंक को आसरा देने के लिए वार किया है। I made it very clear that we have had unfortunately a long experience with cross-border terrorism. We're not the only country which has had it. Other countries have had it. I mentioned Afghanistan as an example. And I specifically, in fact, mentioned some of the groups that you did, Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba. And I think this is a continuing issue, and we made the point very strongly that it's important, therefore, that there are no double standards, that there are no distinctions. Terrorism is terrorism. चीन पाकिस्तान के बाद अब तालिबान भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में लोग खुलकर सांस ले सकते हैं, बेफिक्र सड़कों पर घूम सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में अमन और शांति नहीं चाहता। तभी अब वो तालिबान को प्रशिक्षण देकर कश्मीर को चोट पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं लेखक विशाल चंद्रा और उमर अल्ताफ, पत्रकार हैं पाकिस्तान में। विशाल जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, बार बार लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने तालिबान को एक तरीके से खड़ा किया, अमेरिकी फोर्सेस जाने के बाद उन्हीं की वजह से एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को। क्या आपको ये लगता है कि ये सच में प्लॉजिबल है? इतनी बड़ी अमेरिकी सेना इतने सालों से वो अफगान आर्मी को ट्रेन कर रही है और पाकिस्तान ने अकेले इन दोनों सेनाओं को चित कर दिया। देखिए, हमें 2018 की तरफ देखना होगा जब अमेरिका और तालिबान के बीच सीधी सीधी बात शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। अफगान फोर्सेस ने कई जगह सरेंडर किया, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्होंने भी सरेंडर किया। तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों। 2018 में जब अमेरिका और तालिबान के बीच सीधी सीधी बात शुरू हुई और फिर 2020 में समझौता हुआ, इस दौरान अफगान सरकार बातचीत का हिस्सा नहीं थी। उनको इन्फॉर्म किया जाता था, पर उनकी जो राय थी वो कोई बहुत मायने नहीं रखती थी। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की थी उसको दरकिनार किया गया। और जब एग्रीमेंट साइन हुआ फरवरी 2020 में, उसके बाद एग्रीमेंट में जैसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कही गई, तो काबुल में सरकार से उम्मीद की गई कि वो 5000 हार्डकोर मिलिटेंट, जिसमें तालिबान ज्यादा थे, अल-कायदा के भी थे और अन्य गुटों के भी थे, उनको सबको छोड़ना पड़ा। और बाद में तालिबान ने कहा कि आपको और 6-7 हजार छोड़ने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट जो थी वो बराबर आइसोलेटेड फील कर रही थी, और कहीं ना कहीं मैसेज आर्म्ड फोर्सेस में भी गया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पे भी गया। और दूसरा जो आयाम यहाँ पे है वो ये कि जो लोकल डायनेमिक्स है अफगानिस्तान का, देखिए पावर ब्रोकर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अफगानिस्तान का जो लोकल सोशल नेटवर्क्स है उसमें। तो कहीं ना कहीं बहुत समझौते लोकल लेवल पे हो गए थे, जिसके तहत अफगान फोर्सेस की कई यूनिट्स ने सरेंडर किया, गवर्नर्स ने भी सरेंडर किया, उनको तालिबान ने सेफ पैसेज दे दिया, क्योंकि वो 90 की दशक की जो उनकी छवि थी उसको बदलने का प्रयास कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे काबुल में आने के लिए और एक नई छवि प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विकल्प दिया कि आप पैसेज हम आपको दे रहे हैं, आप अपने वेपन्स हैंड ओवर कर दीजिए, अपनी व्हीकल्स हैंड ओवर कर दीजिए, बेसेस हैंड ओवर कर दीजिए, सिक्योरिटी पोस्ट हैंड ओवर कर दीजिए। और जो गवर्नर्स थे उनकी ट्रेजरी उनके हाथ चली गई, सारे वेपन्स चले गए। तो इस समझौते की वजह से हिंसा तो कम हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम था पूरा जो 20 साल में खड़ा था वो ढह गया। उमर अल्ताफ साहब, क्या ये कोशिश है कि जो टेररिज्म का टैग पाकिस्तान के ऊपर लगा है, उनके ऊपर अब बहुत ज्यादा प्रेशर है FATF के चलते, उसकी अगली प्लेनरी अगले 3 महीने में होने वाली है, तो ये जो पूरा सिस्टम है उसको अफगानिस्तान में आउटसोर्स कर दिया जाए, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आउटसोर्स कर दिया जाए? उमर अल्ताफ साहब, आपको आवाज आ रही है? लगता है उनके साथ हमारा नेटवर्क फ्रीज हो गया है। अगर आप ये सवाल ले सके विशाल जी। जी, आप देखिए 2018 में जब बातचीत शुरू हुई पहली बार अमेरिका और तालिबान के बीच में, तो हम पाते हैं
कि पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी या कुशलता से कहे सारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी तरफ से हटा दिया और उन्होंने जबकि वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, उन्हीं की वजह से वायलेंस होता है अफगानिस्तान में, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस होते हैं और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो वहां पे पनपते रहे हैं सन 80 के दशक से। लेकिन 2018 के बाद पाकिस्तान ने बड़ी कन्वीनियंटली, और चूंकि अमेरिकन छोड़ना चाहते थे, नेटो कंट्रीज अफगानिस्तान को छोड़ना चाहती थी, उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, तो पाकिस्तान को एक मौका मिला। उन्होंने अपना एक बहुत ही एक बेनाइग्न रूप सामने रखा कि हम तो फैसिलिटेटर हैं पीस के। तो और जैसे वायलेंस लेवल्स बढ़ता गया, काबुल की तरफ बढ़ते गए तालिबान, एक हम बात अभी तो पिछले कुछ हफ्तों में हम बात कर रहे थे प्रोविंशियल कैपिटल्स की, पर जो उनके जिले हैं वो तो बहुत समय से एक एक करके गिर रहे थे। तो ऐसे में सारा ध्यान चला गया जो वायलेंस है और जो तालिबान की गतिविधियां हैं अफगानिस्तान में उसके ऊपर, और पाकिस्तान ने की तरफ से पूरा अटेंशन हट गया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कुछ रीजनल कंट्रीज थी, वो भी तालिबान से खुलेआम मुलाकातें कर रही थी, उनको लेजिटिमाइज किया, अपने कैपिटल्स में रिसीव किया। उनके विदेश मंत्री के बगल में बैठे थे तालिबान के नेता, खासकर जो दोहा में उनका पॉलिटिकल ऑफिस है। तो सारा ध्यान तो अफगानिस्तान में जो वायलेंस था उसकी तरफ चला गया। तालिबान क्या कह रहे हैं, या तालिबान की जो यात्राएं होती थी रीजनल कैपिटल्स में, मुलाकातें होती थी, जो दोहा मीटिंग थी, तो पाकिस्तान पे तो कोई ध्यान था ही नहीं, जबकि जो टेरर सैंक्चुरीज हैं वो तो आज तक बनी हुई है वहां पे। तो उमर अल्ताफ साहब, क्या ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के लिए है कि अब लश्कर तोयबा, लश्कर जांगवी जो भी रीग्रुप हो रही हैं, अब उनका अड्डा बदल करके अफगानिस्तान होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत दरअसल 18 साल अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। आपके काउंसलेट्स थे और आप पहले हामिद करजई के साथ, फिर अशरफ गनी के साथ अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। टीटीपी और बलोच जो सेपरेटिस्ट थे उनको फंड करते रहे, ट्रेन करते रहे, आर्म करते रहे। हमारे ऐसे कोई डिजाइन नहीं है, ना हम अफगानिस्तान को, ना अपनी टेरिटरी को भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत देंगे। ठीक है जी, हमारी तो ये क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है। ना हमारे अफगानिस्तान में कोई फेवरेट्स हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि एक आप फैसिलिटेटर का अफगान पीस प्रोसेस को आप फैसिलिटेट करें, तो पाकिस्तान ने वो अपना किरदार उधर अदा किया। अब अमेरिका ऑल ऑफ अ सडन इतनी वो जल्दबाजी में अफगानिस्तान छोड़ गया, तो पाकिस्तान को पूछ के नहीं गया। भारत को भी इस बात पे काफी है, भारत में भी चिंता कि अमेरिका एकदम छोड़ के चला गया, भारत में भी इस बात पे बहुत चिंता है। तो अब ये मसला जो है इसको सुलझाया इस तरह जा सकता है कि सारी रीजनल कंट्रीज बैठें और एक देखें कि अफगान मसले का हल किस तरह आ सकता है। क्योंकि तालिबान का भी थ्रू पावर टेक ओवर कि मैं सपोर्ट नहीं करता, इसकी रिपरकशंस पाकिस्तान के लिए भी हो सकती है, इसकी रिपरकशंस भारत के लिए भी हो सकती है। तो ये देखें जी, मिल बैठ के फैसला करना पड़ेगा, ना अफगानिस्तान को भारत। पर आपको लगता है कि तालिबान आतंकी संगठन है और पाकिस्तानी सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जी, देखिए अभी पाकिस्तान ने, अभी तो हुकूमत फॉर्म भी नहीं हुई तालिबान की, पाकिस्तान ने अभी कोई फैसला नहीं किया कि हमने इनको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं। वही फैसला भारत को भी करना है कि उसने रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। तो ये तो अभी देखा जाएगा। अब तालिबान अपने आप को किस तरह दुनिया में मजीद पावर्स के आगे मनवाते हैं, क्योंकि तालिबान वैसे तो अभी पीआर की हद तक तो काफी इंप्रेसिव जा रहे हैं। उनकी बातें अगर पीआर की हद तक तो देखें तो बड़े वो ठीक है कि सुधर गए हैं, तालिबान 2.0 शायद दुनिया को काबिल कबूल हो, मगर अभी काफी देख रहे हैं सबको, पाकिस्तान को भी और बाकी सारे ममालिक को भी देखना पड़ेगा कि जी आपको कबूल है। कोई इंडिविजुअल हैसियत में तो मैं कहूंगा कि तालिबान का जिस तरह का एक हार्ड लाइन फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड है, इस्लाम की भी वो पॉलिटिकल इस्लाम को, मुझे पर्सनली तो आई वुडंट वांट टू लिव अंडर अ तालिबान गवर्नमेंट, और मुझे तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल वो जो तौर तरीका है और जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है मुझे तो नहीं काबिल कबूल है। मगर विशाल चंद्रा जी, नाहक ही पाकिस्तान को हर बार बलि का बकरा बनाया जाता है। उमर अल्ताफ कह रहे हैं कि जितना नुकसान भारत को होगा उतना ही पाकिस्तान को भी होगा। तालिबान से ऐसा नहीं है कि उनको कोई खास फायदा होने वाला है। देखिए, दिसंबर 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, जिसमें काफी स्कूली बच्चे और वहां के स्टाफ, टीचर्स
काफी लोग मारे गए थे, हिंसा बहुत व्यापक स्तर पे हुई थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक मैसेज गया था कि इस तरह की अगर आप तंजीमों को, इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आप पनाह देंगे तो वो पलट के आप ही पे आएगा। और पाकिस्तान की सोसाइटी में जो मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, मैं तो कई ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूं, पढ़े लिखे हैं, जो वहां रहना ही नहीं चाहते क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है। तो एक स्तर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे वर्ग में तो चिंता है, पर दूसरी तरफ हम पाते हैं कि इन सालों में जो टेरर सेंचुरीज थी और जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बना रहा। तो एक विरोधाभास दिखता है पाकिस्तान की नीतियों में जब बात होती है काउंटर टेररिज्म या काउंटर एक्सट्रीमिज्म की। तो एक जो नैरेटिव है काउंटर एक्सट्रीमिज्म का, वो बहुत छोटे तबके तक सीमित है पाकिस्तान में, पर लोगों को एहसास है कि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ता है या वहां पे शह मिलती है दहशतगर्दी को, तो वो पाकिस्तान पे भी और बाकी जो देश हैं, पड़ोसी देश, उन पे भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी गौरतलब है कि जो तालिबान की लीडरशिप है वो क्वेटा शूरा में है, रहबरी शूरा लीडरशिप काउंसिल भी वहीं पे बनी रही। तो ये जो उनकी नीति में एक दोगलापन है, उससे समस्या सभी को होगी, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा शायद होगी और पड़ोसी मुल्कों को भी होगी। जी, पढ़े लिखे कई ऐसे लोग हैं, उमर अल्ताफ साहब खुद हैं, कह रहे हैं कि तालिबान के राज्य में वो तो कतई नहीं रहना चाहेंगे, पर जिसको मुल्ला मिलिट्री नेक्सस कहा जाता है पाकिस्तान में, क्या वो भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेजिटिमेसी देंगे, उनको लेजिटिमेट स्टेक होल्डर मानेंगे? ये अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। विशाल चंद्रा जी, उमर अल्ताफ जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर विपक्षी पार्टी 19 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग चल रही है। उसमें से खबर निकल करके ये आ रही है कि मुख्यतः 3 मुद्दे हैं जिन पर सहमति हो गई है। एक ये कि इस वक्त कौन नेता है ये बताना जरूरी नहीं है, सारी पार्टियों को साथ में मिलकर के बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 की तैयारी करनी चाहिए, एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे उनको लगातार उनके बारे में बात करना चाहिए, या तो कोविड हैंडलिंग हो गई या वैक्सीनेशन हो गया, लगातार इन्हीं मुद्दों पर बात करके नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करना चाहिए। और रंजीता, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है रंजीता कि ममता बनर्जी, सोनिया गांधी ये मान रही हैं कि आपस में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते, पर मोदी से लड़ने के लिए इन सब मुद्दों को दरकिनार करने को वो तैयार है। पद्मजा, देखिए, निश्चित तौर पर 19 राजनीतिक पार्टियां आज सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हुई और यहाँ सबसे अहम जो रहा वो यही कि तमाम पार्टियां एक सुर में ये कहती रही कि बीजेपी को अगर सत्ता से दूर करना है तो जो निजी हित है उसको छोड़ सार्वजनिक हित पर बात करनी होगी। ममता बनर्जी ने भी यही कहा, हेमंत सोरेन ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत है वहां फ्रंट सीट पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको रखे। बीएसपी को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीएसपी यहां शामिल नहीं थी और बीएसपी की तरफ से कहा गया कि एक तरफ राजस्थान में बीएसपी के जो एमएलए है उसको पोचिंग करती है कांग्रेस और उम्मीद करती है कि सोनिया गांधी की बैठक में हम पहुंचेंगे। तो इस तरह की जो नाराजगी है जिन पार्टियों को कांग्रेस से या दूसरी राजनीतिक पार्टियों को, वो नाराजगी खत्म करनी होगी। सोनिया गांधी ने भी आज की बैठक से यह आह्वान किया कि राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां आज इस बैठक में थी या इस बैठक से दूर भी रही हैं, उनको भी एकजुट करने की कोशिश की बात कही गई। शरद पवार की तरफ से यह कहा गया कि जो पार्टियां यूपीए की एलाइज नहीं थी, जो पार्टियां आज एनडीए की भी एलाइज नहीं है, उन पार्टियों को भी साधने की जरूरत है, क्योंकि 2024 की लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में तमाम पार्टियों को एकजुट होना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात और रही पद्मजा की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो राज्यों की सरकारें हैं, जिसको लगातार आरोप लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार अलग अलग तंत्र से, जैसे अभी मौजूदा हमने हाईकोर्ट का फैसला देखा जिसमें एनएचआरसी की रिपोर्ट में ममता बनर्जी को हिंसा के लिए जिम्मेदार बनाया गया, इसका जिक्र भी ममता बनर्जी ने किया और कहा कि राज्यों में इसी तरह से जो संवैधानिक संस्था है उसको टूल बनाकर केंद्र सरकार हमलावर है, इस पर भी हमें एकजुट होने की जरूरत है। तो ये पूरी जो घेरेबंदी है ये मोदी सरकार के खिलाफ। रंजीता, क्योंकि आपने वो रिपोर्ट की बात की और कलकत्ता हाईकोर्ट की बात की, कांग्रेस को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पिटने की भी बात की है।
देखिए यही बड़ी बात थी पद्मजा। जो राजनीतिक पार्टियां थी यहाँ इस बैठक में सोनिया गांधी के साथ, उनका साफ और सीधा ये कहना था कि जो जो पार्टियां आज इस बैठक में थी उनको अगर प्रदेश में किसी तरह से केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर अगर कोई सवाल उठता है तो वहां भी हमें एकजुट होकर दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियां एक है। तो ये एक बड़ी दूरी, जो हम दूरी कह सकते हैं, बनाने की तैयारी की गई। लेकिन सवाल पद्मजा वहीं आकर अटकता है, क्योंकि पिछली बार भी कोशिश इसी तरह की थी। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के बाद इसी तरह की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में सब तितर बितर हो गया, कोई भी पार्टी एक साथ नहीं दिखी। सवाल चेहरे पर आकर अटकता है, क्या राहुल गांधी के लिए दूसरी पार्टियां जो है वो हामी भरेगी, ममता बनर्जी को कांग्रेस आगे करेगी? ये वो बड़े सवाल है जिससे ये जो बड़ी लामबंदी करने की कोशिश है विपक्षी पार्टियों की, वो धराशायी हो सकती है। बीएसपी तो राजस्थान की वजह से नाराज थी, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आई? समाजवादी पार्टी, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने नाश्ते पर नेताओं को बुलाया था उसमें सपा के नेता पहुंचे थे, लेकिन आज की बैठक में सपा की तरफ से कोई प्रतिनिधि था और ना ही सपा की तरफ से कोई ऑफ रिकॉर्ड जानकारी भी निकल कर आई है कि सपा का कोई प्रतिनिधि इसमें क्यों नहीं मौजूद था। आम आदमी पार्टी को इन्विटेशन नहीं दिया गया, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और एक चीज और बताई जा रही है कि जो पार्टियां कांग्रेस और यूपीए की अलाइज नहीं है उनको साधने के पीछे बात कही जा रही है, जिसमें अकाली है, वाईएसआर कांग्रेस है, टीआरएस है। ये इन पार्टियों को भी अब विपक्ष जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। कम से कम एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी वर्सेस ऑल आने वाले सालों में और भी शार्प हो जाएगा। सारी जानकारी के लिए रंजीता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त, जाइडस कैडिला वैक्सीन को मंजूरी, बच्चों को भी लगाई जा सकेगी वैक्सीन। डीजीसीआई ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी। डीजीसीआई ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन है और ये वैक्सीन सबसे खास बात यह है कि बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। हर्षा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, कब तक हो पाएगा ये मुमकिन? हर्षा, देखिए पद्मजा, मैं आपको बताऊं कि जाइडस कैडिला को अप्रूवल मिल गया और ये मानिए कि जुलाई 1 को इन्होंने जुलाई 1 को इन्होंने डेटा अपना सबमिट किया था, जिसके बाद आज डीजीसीआई से अप्रूवल मिल चुका है। और देखिए तमाम प्रक्रिया हुई थी, एसईसी कमेटी बैठी थी, उसके बाद डीजीसीआई को, कंट्रोलर डिपार्टमेंट को पूरे इनके पेपर्स भेजे गए थे, आज अप्रूवल मिल गया है। और इस वैक्सीन के आने से 12 से 18 साल के जो लोग होंगे उनको भी लग सकेगी, यानी कि अडोलसेंट्स में भी ये वैक्सीन को लगाया जा सकता है। 3 डोजेस वैक्सीन की है, लेकिन मार्केट पे कब आएगी इसको लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ जाइडस कैडिला के जितने भी स्टेक ओनर्स हैं उनके साथ बैठक करने वाली है। पद्मजा, उम्मीद की जा रही है कि आज अप्रूवल मिल गया है तो लिहाजा मिनिस्ट्री के साथ जो बैठक है वो 1 से 2 दिन में जल्दी होगी, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि मार्केट में इसको कब लाया जा सकता है, कौन सी फार्मा होगी जो डायरेक्टली डील करेगी। क्योंकि फिलहाल अब आपको बताऊं पद्मजा, तो कोवैक्सीन के बाद ये दूसरी इंडिजिनस वैक्सीन है जो कि हमारे देश में बनी है। और उसके बाद कौन कौन से उसके स्टेक होल्डर्स होंगे जिनके माध्यम से मार्केट में ये वैक्सीन जाएगी और कब से लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सितंबर फर्स्ट वीक से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। और ये छठी वैक्सीन है हमारे देश में जिसको अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज के लिए, और ये निडल इंजेक्टर वैक्सीन है। और कहा जा रहा है कि इसके आने से 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। जी हर्षा, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। बजाने से पहले आपको याद दिला दूं, टाइम्स ऑन भारत में एक ऐसा शो है जिसमें सवाल आपका यानी पब्लिक का होगा। सामने होते हैं देश के मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रवक्ता। रात 8 बजे इस शो का आप भी लाइव हिस्सा बन सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान, अपने मोबाइल कैमरे में अपना सवाल रिकॉर्ड करें, नंबर आपके स्क्रीन पर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। बस